परचेज सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट करना है ना, ये कुछ ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये उस टाइम पे इंपॉर्टेंट होती थी ये वाली बातें, जब होता था कि मतलब एमसीक्यूज आने हैं। अब तो कोई नहीं, थ्योरी वाले क्वेश्चन आने हैं, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सीधा मैं लेके जा रही हूँ यहाँ पे बायर की डेफिनेशन अगर बोले तो मैम जो बाय करता है, सेलर की डेफिनेशन बोले जो चीजों को सेल करता है या फिर एग्री कर रहा है फ्यूचर की सेल के लिए कि मैं आज नहीं, मैं कल को जाके सेल करूंगा। ठीक है, वो आज नहीं कर रहा सेल, वो कह रहा है कि वो कल को जाके सेल करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कहूं कि क्या इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन वाले पार्ट में, गुड्स की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कौन सी चीज गुड्स नहीं है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स आपको पता ही है, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक में जिसमें वो पूछता है ये अनअसर्टेन्ड है, असर्टेन्ड है, ये गुड्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कवर होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो जितनी भी डेफिनेशंस दी हुई है ना, डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट। आप बोलो मैम कोई छोड़ सकते हैं, छोड़नी क्यों है, इतनी सिंपल सी तो डेफिनेशन है। सेलर की डेफिनेशन क्या है, जो सेल करता है। बायर की डेफिनेशन क्या है, जो बाय करता है। गुड्स की डेफिनेशन क्या है, सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। अगर इंटेंजिबल है तो वो उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगी या नहीं होगी। ठीक है, जैसे इंटेंजिबल में उन्होंने एक्शनेबल क्लेम को बाहर निकाल दिया। वो कहते हैं कि अगर आपको किसी ने लोन दिया है और आपने उसका लोन वापस करना है, कोई अपना लोन किसी को ट्रांसफर कर रहा है, अपना लोन का हक किसी को ट्रांसफर कर रहा है, तो उन चीजों को कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, तो वो जो मनी इन सर्कुलेशन है वो पिक्चर में आती नहीं है। ठीक है, वो हम गुड्स की डेफिनेशन में लेते ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम कहें कि मैम स्पेशली और क्या आता है, हाँ बच्चे एफडीआर आती है गुड्स में। एफडीआर गुड्स में आती है बिकॉज उसे आप प्लेज कर सकते हो, प्लेज करके उस पर लोन ले सकते हो। उस एफडीआर को आप कहीं किसी और के नाम पे ट्रांसफर भी कर सकते हो। उस एफडीआर को आप जैसे एक तरह से कोई चीज बेच के पैसे नहीं ले लेते, ऐसे आप उसे ले भी सकते हो। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एफडीआर तो पैसे नहीं होते, क्योंकि हमने कहा जो मनी होती है वो गुड्स नहीं होता। ठीक है, पर एफडीआर भी तो इज अ फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, बट वो ऐसा नहीं है कि वो पैसे हैं, हार्ड कैश है, वो हार्ड कैश नहीं है। कोई ऐसा भी कैश नहीं है जो बैंक में पड़ा है। इट्स अ टाइप ऑफ गुड्स, इसलिए बोला गया उसे, ये लेटेस्ट ही अमेंडमेंट आई थी, उसे इसलिए बोला गया क्योंकि उसे आप किसी के पास गिरवी रखवा सकते हो, फिर लोन ले सकते हो, उसे किसी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, उसे किसी के नाम पे इनहेरिटेंस में छोड़ सकते हो। जैसे कई बार घर वालों की एफडीआर उनके जाने के बाद मिल जाती है बाकी लोगों को, तो इट्स अ काइंड ऑफ की इनहेरिटेंस में भी मिल जाती है वो सब। ठीक है, अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना कि क्या साथ में आता है, क्या आता है। जैसे स्टॉक एंड शेयर को भी हम लेते हैं गुड्स के डेफिनेशन पे। जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं जिनको काट के कल को बेच पाए, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप ग्रास, ठीक है, छोटी घास फूस वाली चीजें, पेड़ हो गए, जिनको हम काट के बेच पाए, काटने के बाद वो गुड्स बनते हैं। जब तक वो लैंड के साथ लगे हुए हैं तब तक वो गुड्स नहीं है। ठीक है, और क्या चीज स्पेसिफिकली बाहर है पिक्चर में से, क्योंकि मूवेबल बोला है, इमूवेबल नहीं है, ये ध्यान रखना कि इमूवेबल वाला नहीं आएगा। डन, ठीक है, इसके डेफिनेशन में किसी को दिक्कत तो नहीं है। आगे अब गुड्स के टाइप्स कितने थे, पहला टाइप था एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, देन थर्ड वन कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग के तीन टाइप है, एग्जिस्टिंग के तीन टाइप है, पहली स्पेसिफिक, असर्टेंड, अनअसर्टेंड। स्पेसिफिक गुड्स किससे कहते हैं, जो पता है यही वाली है, यही चाहिए। जैसे आप सोच के गए हो आपने आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीदना है, ठीक है मैम इतने महंगे फोन की बात मत करो वैसे भी अभी अगर किसी का मन है ना खरीदना मत, बहुत गंदा रिव्यू, अभी रुक जाओ। ठीक है, किसी ने जाना है खरीदने, तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि हमें पता है हमने वही खरीदना है। अब वही जाके उसको सीधा जाके क्या कहेंगे, एक आईफोन 15 प्रो मैक्स निकाल दो जी हम खरीद रहे हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि मिल गया, हमें पता है कौन सा लेना है, और उससे भी पता है उसे हमें कौन सा बेचना है। सेलर को भी पता है, बायर को भी पता है, तभी उसे कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। सर्टेन गुड्स का मतलब होता है कि बायर ने सेलर को एक्सप्लेन कर दिया सर ये चाहिए, ठीक है, और सेलर जाके चूज करके ले आया, अच्छा इसने जो मांगा था वो मेरे पास पड़ा है, उसे कहते हैं सर्टेन गुड्स। ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल दी गई है, ये एग्जांपल क्या कहती है कि ए के पास 10 मारुति कार है, ठीक है, बी को एक कार लेनी, बी ने ए के पास गया, अब सारी मारुति कार है तो इसका मतलब एक ही जैसी कार है सारी। अब अगर बी ने वो कार लेनी है तो वो हो सकता है कि उसे जाके किसी एक कार पे हाथ रख दे, सर ये वाली लेनी,
तो वो कौन से गुड्स बन गई? स्पेसिफिक गुड्स, क्योंकि उसने बोल दिया सर ये वाली लेनी है। अगर उसने सिर्फ उसे बोला है, वो लेजी पर्सन है, वो ऑफिस में बैठा बैठा कह रहा है सर सारी मारुति है ना, कोई एक दे दो, हाँ बच्चे, एक ही बात होती है। स्पेसिफिक एंड सर्टेन को अलग अलग सिर्फ एक ही पॉइंट से कर सकते हैं। स्पेसिफिक में एक ही की पॉइंट होता है कि बायर और सेलर दोनों को पता है, बोथ नोस क्या चीज है। सर्टेन में भी अगर देखा जाए बच्चे, तो मैं वही कह रही हूँ कि सेलर को भी पता है कौन सी देनी है, पर अभी बायर के लिए थोड़ा सा सस्पेंस फैक्टर होता है कि अच्छा इनमें से कौन सी मिलेगी। उसको सारी पसंद है, उसको मारुति सारी पसंद है, पर उसको ये नहीं पता सेलर कौन सी देगा। सेलर को जब पता होता है, मैंने मान लो सेलर का मन है उसने 10th नंबर वाली मारुति कार देनी, बायर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तभी उसे कहते हैं सर्टेन गुड्स मिल जाएगी। अनसर्टेन, और इन दोनों का अनसर्टेन के साथ एक ही डिफरेंस पॉइंट है, वो डिफरेंस पॉइंट है कि अनसर्टेन में सेलर को भी नहीं बताया गया, या सेलर को भी नहीं पता कौन सी नहीं। ठीक है, उसके पास कार्स हैं, पी को कोई भी कार चलेगी, और सेलर हैव नो क्लैरिटी कि कौन सी देनी है। जब सेलर यहां से क्लैरिटी लेके सिलेक्ट कर लेगा, तो वही गुड्स क्या बन जाएंगी? असर्टेन गुड्स बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया टाइप्स ऑफ गुड्स। उसके बाद में फ्यूचर गुड्स, वेरी सिंपल, जिसको अभी बुलाना है, जिसमें प्रोडक्शन अभी बाकी है, मैन्युफैक्चरिंग बाकी है, अभी खरीद के लाना बाकी। अब खरीद के लाने वाला जो पॉइंट है वो यहाँ कोलैप्स करता है। खरीद के लाने वाला जो पॉइंट है वो कंटीजेंट गुड्स के साथ कोलैप्स करता है, क्योंकि कंटीजेंट गुड्स की डेफिनेशन भी यही कहती है कि सेलर के पास अभी है नहीं जो चीज बायर उससे खरीदना चाहता है। सेलर बायर से टाइम मांग रहा है, सर दो थोड़े दिन दो, मैं लेके आऊंगा फिर आपको बेच दूंगा। ठीक है, सो अगर अभी उसे क्या करना है, सेलर ने एक्वायर करके बेचना है, ठीक है, तब उसे कहते हैं वो कंटीजेंट गुड्स है। अब आप बोलोगे मैम फिर इस पॉइंट को यहां से अलग कैसे करें, क्योंकि बच्चे है तो दोनों का अलग मीनिंग, मैं इसलिए इसे बोल रही हूँ कि मिक्स मत कर देना कि मैम यहाँ पे भी एक्विजिशन वर्ड है, यहाँ पे भी एक्विजिशन वर्ड है। यहाँ पे एक्विजिशन वर्ड का मतलब है इन द सेंस कि अभी बायर ने खरीदनी है। बायर कई बार होता है ना कि जैसे आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा सर ये लेना है, तो उसने कहा कि अभी नहीं पड़ा, हम बना रहे हैं उस चीज को, तो आपने भी उसे ऑर्डर नहीं दिया। मैन्युफैक्चरिंग में ऑर्डर मिल जाता है, प्रोडक्शन में ऑर्डर मिल जाता है, यहाँ पे इसका मतलब अभी ऑर्डर भी नहीं आया बायर की तरफ से। ठीक है, फिर भी हम बना रहे हैं चीज, क्योंकि वो पूछ के गया है, तो हम ये सोच रहे हैं अगर आ गया तो हम कहाँ से देंगे, तो हम बना रहे हैं उस चीज को, तभी उसे कहते हैं फ्यूचर गुड्स जो बन रही है। कंटिजेंट गुड्स का मतलब सेलर के पास पड़ी नहीं हुई, सेलर बायर को कह रहा है सर थोड़े दिन रुक जाओ, मैं खरीद के आपको बेच दूं। ठीक है, आगे बच्चे डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? एक बंदा अपनी मर्जी से वॉलंटरली एक गुड्स को उठा के दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है, उसे कहते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब डिलीवरी कितने तरह की होती है? जब गुड्स को वैसे का वैसे उठा के फिजिकली किसी को हैंड ओवर कर दिया जाए, तो हम कहेंगे उसको एक्चुअल डिलीवरी मिल गई, कि उसके पास आ गई है वो गुड्स। जैसे आप आईफोन 15 लेने गए, आईफोन 15 मिल गए, तो एक्चुअल डिलीवरी होगी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है कि आपकी कस्टडी, ठीक है, और एक्चुअल पोजेशन आपके पास अभी नहीं आई है, एक्चुअल पोजेशन आना बाकी है। ठीक है, तो कई बार कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बाद में कन्वर्ट हो जाती है एक्चुअल डिलीवरी में। अब आते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी पे। सिंबॉलिक डिलीवरी याद है? वो लड्डू वाली एग्जांपल याद है कि जब हमें किसी का टोकन मिल जाता है, ठीक है, तो टोकन के अकॉर्डिंग वो टोकन मिलना इस बात का सबूत है कि हमें डिलीवरी मिलेगी। ठीक है, तो कई बार कोई बंदा हमें सिर्फ टोकन पकड़ाता है कि ये लो ये आपका टोकन, लाइन में लग जाओ आपको मिल जाएगा, तो उसने हमें सिंबॉलिक डिलीवरी की है। सच में हाथ में पकड़ा दिया, एक्चुअल डिलीवरी। या फिर अभी हमारे नाम पे ट्रांसफर हो गई है ओनरशिप, ओनरशिप मिल गई है पर पोजेशन नहीं मिली, पोजेशन इज पेंडिंग। ठीक है, पोजेशन पेंडिंग है, ओनरशिप मिल गई। सिंबॉलिक में भी हाँ बच्चे गुड्स नहीं दी जाती। बच्चे समझो, सिंबॉलिक वो ये कहना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव में ओनरशिप दे दी गई है, गुड्स की कस्टडी नहीं दी गई, पर सिंबॉलिक में ना अभी ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, ना अभी कस्टडी ट्रांसफर हुई है, ना अभी पोजेशन ट्रांसफर की गई है, ओनरशिप भी बाकी होती है। अब जैसे मान लो आप किसी दुकान में लाइन में लगे हो, आपने वहां से समोसे खरीदने हैं खाने के लिए, ठीक है, आप लाइन में लगे हुए, तो आप ये कह सकते हो वो वाला मेरा समोसा है, वो अलग से रख दो, मैं यही वाला खाऊंगी, ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, इसकी शेप बड़ी अच्छी बनी हुई है। नहीं कह सकते। लाइन में लगोगे, जब बारी आएगी जो मिलेगा वही लेना पड़ेगा।
तो किसी एक चीज की ओनरशिप हुई आपकी? नहीं, ओनरशिप भी जब हाथ में आएगी तभी होगी। यहाँ पे बस एक अलग पॉइंट है कि ओनरशिप पहले दे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एक टोकन दिया गया कि अब आपकी ओनरशिप आने वाली है, ठीक है। जैसे हम कई बार लोग, जैसे ये ज्यादातर गाड़ियों के केस में या बुलेट्स वगैरह के केस में होता है कि प्री बुकिंग करवानी पड़ती है, प्री बुकिंग करवा के आएंगे तो आपको थोड़ी पता कि आपका बुलेट कौन से वाला है। अगर पता हो कौन से वाला, ओनरशिप पहले से मिल गई है, उसका आरसी नंबर आपके नाम पे पहले से ट्रांसफर हो गया, तो क्या कोई और बुलेट मिलेगा आपको? वही मिलेगा ना जिसकी आरसी आपके नाम पे है। सिंबॉलिक में तो ये भी नहीं पता कि उसकी आरसी क्या है, कौन सा बुलेट है, बस हमें एक ना रसीद पकड़ा दी कि आपका बुलेट आ रहा है, हमें आरसी के बारे में कुछ नहीं पता। तभी यहाँ पे ओनरशिप का पॉइंट नहीं है सिंबॉलिक में, कि ओनरशिप का अभी कोई पता ठिकाना नहीं है, बुकिंग ही हुई है सिर्फ। चाहे याद रखना, कुछ लोगों को बुकिंग वर्ड से समझ आ जाता है, ये समझो सिंबॉलिक में अभी बुकिंग हुई है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, बस चीज आपको डिलीवर नहीं हुई है, अभी भेजी नहीं गई है आपको। एक्चुअल डिलीवरी में तो ओनरशिप भी दे दी और डिलीवरी भी दे दी इन हैंड, ठीक है। ओके, आगे बच्चे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स, एवरीवन। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की एग्जांपल अगर बोलो आरसी, आरसी से पता लग रहा है ये चीज आपकी है। डॉक्यूमेंट टू टाइटल का मतलब कोई टोकन मनी, मतलब आपने अभी सिर्फ बुकिंग करवाई है, वो बुकिंग प्रूफ है कि आपको मिलेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट टू और ऑफ में फर्क है। आगे बच्चे, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। अब देखो कितनी अच्छी बात हुई है कि सेक्शंस भी लिखे गए हैं इसमें, इसीलिए मुझे ये अच्छी लगती है। अब ये वही पढ़ पाएगा जिसको डीप मीनिंग पता है। अब आपको अगर डीप मीनिंग नहीं पता, फिर आपको बुक खोलनी पड़ेगी साथ में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सारे सेक्शन लिखे हैं, जिस बंदे को सेक्शन रटने का शौक है रट ले यहाँ से, ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? पहली, जनरल ओनरशिप। जनरल ओनरशिप का मतलब आपके टाइटल को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है। स्पेशल प्रॉपर्टी याद है, जो लोन के टाइम पे बैंक के नाम पे हम क्या करवाते हैं? हाइपोथिकेशन। ये वर्ड सिखाया था ना, हाइपोथिकेशन मतलब गिरवी रखवाते हैं। तो बैंक के लिए वो स्पेशल प्रॉपर्टी है, हमारी वो जनरल प्रॉपर्टी है। ओनर की वो जनरल प्रॉपर्टी, बैंक की वो क्या बन जाती है? स्पेशल प्रॉपर्टी। अब मनी की डेफिनेशन क्या थी? मनी इज वेरी सिंपल। मनी जो भी उन गुड्स की वैल्यू होती है, वैल्यू इन द सेंस ऑफ रुपीज, उसे हम कहते हैं मनी। अगर हम कहें हम किसी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं मनी में, नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक्सचेंज करना है तो साथ में थोड़े से पैसे इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना मनी के केस में। अब बच्चे, सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? उसी टाइम सेल कर दिया, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स में हम क्या करते हैं? सेल करते हैं, ठीक है। वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर इन रियल टाइम, उसी टाइम ट्रांसफर कर दिया। पर एग्रीमेंट टू सेल में हम कब ट्रांसफर करते हैं? फ्यूचर में, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, कि इस टाइम के बाद करेंगे, इतने टाइम के बाद ये हो गया सर फिर करेंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि फ्यूचरिस्टिक है एग्रीमेंट टू सेल, और सेल उसी टाइम की है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सेल एग्जीक्यूटेड होती है, एग्जीक्यूटेड का मतलब हो चुकी होती है, क्योंकि उसी टाइम हो जाती है ना। एग्जीक्यूटरी का मतलब भी बाकी होनी, होगी आगे जाके, तो वो एग्रीमेंट टू सेल में होगा। ब्रीच की अगर बात करें कि अगर आपका कोई चीज, मतलब किसी चीज को लेके आप केस करना चाहते हो, तो सेल के केस में क्या है कि आप उसी टाइम उसे दे चुके हो सकता है अगला बंदा आपको प्राइस नहीं दे रहा, तो आप प्राइस के लिए उस पर केस कर सकते हो। पर जब एग्रीमेंट टू सेल होता है, ना चीजें दी जाती है ना पैसे दिए जाते हैं, तो दोनों के लिए केस हो जाता है, ठीक है। गुड्स भी देनी बाकी है अभी, और मनी देनी भी बाकी है, तो दोनों के लिए केस हो सकता है। यहाँ पे गुड्स तो दे दी ना, तभी उसे सेल कहते हैं कि गुड्स ऑलरेडी गिवन, तभी सेल कहते हैं उसे। सिर्फ क्या बाकी होते हैं? पैसे, तो पैसों के लिए केस हो सकता है। अगर हम कहें लाइबिलिटी किसकी है, ऑब्वियसली अगर सेलर ने गुड्स दे दी और गुड्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो लाइबिलिटी सिर्फ बायर की है। यहाँ पे अभी सेलर ने डिलीवरी नहीं की, इसलिए एग्रीमेंट टू सेल में लाइबिलिटी किसकी होती है? सेलर की। अगर कहें रिस्क कौन लेगा, क्योंकि यहाँ पे चीज उठा के बायर ले गया बच्चे सेल के केस में, तो बायर ही रिस्क उठाएगा क्योंकि वो खरीद चुका है उसे। यहाँ पे अभी भी एग्रीमेंट टू सेल में अभी चीज बिकी नहीं है, चीज फ्यूचर में बेची जाएगी, तो तब तक सेलर की जिम्मेदारी। अगर राइट की बात करें, ठीक है, तो अगर ये वापस करना चाहता है सेल के केस में, तो वो वापस कर सकता है। पर एग्रीमेंट टू सेल के केस में राइट जो है वो सिर्फ उतना ही है कि अगर चीज मिली ही नहीं, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करना,
आगे बच्चे, राइट ऑफ रीसेल, रीसेल का मतलब कि सेलर आगे जिस चीज को ऑलरेडी बेच चुका है। सेल में क्या होता है, सेलर ने बायर को सामान पकड़ा दी। अब सामान किसके पास है, बायर के पास। ओनर कौन है, बायर। पोजेशन किसके पास है, बायर के पास। ऑब्वियसली कौन नहीं बेच पाएगा, सेलर नहीं बेच पाएगा, क्योंकि ओनरशिप भी बायर के पास, चीज पड़ी भी बायर के पास है। चीज बेचने के लिए आपके पास चीज होनी भी तो चाहिए, ठीक है। आप वैलिड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, तो राइट सेलर के पास नहीं होता रीसेल करने का। पर इधर सेलर के पास चीज पड़ी है, यहाँ एग्रीमेंट टू सेल में उल्ट कहानी है। एग्रीमेंट टू सेल में सेलर के पास उसकी अभी ओनरशिप है, सेलर के पास ही उसकी अभी पोजेशन है। बायर के पास अभी जाना बाकी है, तो ऑब्वियसली बायर को नहीं मिल पाएगी, सिर्फ सेलर के पास है, ठीक है। सेलर रीसेल कर सकता है। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसे बोलूं, यहाँ उन्होंने लिखा सेलर कैन नॉट रीसेल, तो आप ये बोल सकते हो ओनली बायर कैन रीसेल, ठीक है। उस टाइम दिमाग में जिस भी साइड से आएगा वैसे लिख सकते हो। आगे बच्चे, ये कुछ पॉइंट है, ठीक है। इसे मतलब अगर हम कहें कि इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, आपको पता लग गया कि सेलर किसी तरीके से आपको मतलब कोई चीज नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड एक्चुअल में यहाँ फिट नहीं होता, ये वर्ड यहाँ पे यूज ही नहीं करना चाहिए। कि अगर हम बात करें कि आपको गुड्स किसी को बेचनी है, ठीक है, तो आप सिर्फ यही बोल सकते हो कि मुझे वो पैसे नहीं दे रहा, तो इन्हें यहाँ पे लिखना चाहिए इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, कि बायर पैसे नहीं दे पा रहा, क्योंकि गुड्स तो दे चुके हो ना सेल के केस में। तो यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसलिए चाहे इसे डिफरेंस के पॉइंट में मत भी लिखो, चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये लिख देना किसकी जिम्मेदारी है। आप ये बोलो कि यहाँ पे जिम्मेदारी है जिस सेलर की, सॉरी बायर की, यहाँ पे जिम्मेदारी है सेलर। बस ये ध्यान रखना कि जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है। आगे बच्चे, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की अगर बात करें, मैम सेल को वैलिड समझने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए कि हमें पता लगे कि ये सेल वैलिड है। सबसे पहले तो बच्चे, 2 पार्टीज आर कंपल्सरी, 2 पार्टीज होनी चाहिए। 2 पार्टीज का मतलब क्या हुआ, बायर और सेलर। बायर और सेलर होगा तभी उसको नाम हम सेल का दे पाएंगे। वॉर फिंगर सर्टिफिकेट्स आर अ काइंड ऑफ ना, कि जैसे आपने मान लो कि मैंने आपको कुछ चीज देनी है एंड यू हैव द राइट टू टेक दैट थिंग फ्रॉम मी, तो मैं आपको ना उसके लिए एक एग्रीमेंट बना के दे दूंगी कि सर प्लीज 2 दिन बाद आना, मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा, ठीक है। कि अभी हम दे नहीं पा रहे हैं, कोई किसी तरह से उसमें दिक्कत है या कोई क्लैरिटी नहीं है उस चीज को लेके, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आप उसे कहते हो कि एक बार सर वो खत्म होने दो, देन आई विल ट्रांसफर यू। तो उसे कहते हैं वॉर फिंगर का कोई राइट ट्रांसफर करना किसी को, कि जो चीज अभी आज के टाइम पे आपके लिए पॉसिबल नहीं है उसे बेचना, पर जैसे ही वो पॉसिबल हो जाएगा आप उसे बेच दोगे। टू पार्टीज का मतलब बायर और सेलर होने चाहिए, पैसे इन्वॉल्व होने चाहिए। पैसे नहीं होंगे पिक्चर में तो हम उसे सेल नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंडीशन नहीं रख सकते, सिर्फ किस में रख सकते हैं कंडीशन, एग्रीमेंट टू सेल में, क्योंकि यहाँ पे मैं बात किसकी कर रही हूँ, सेल की, इसलिए कंडीशन वाला पॉइंट नहीं यहाँ पे बोल रही। आगे बच्चे, क्या चीज होनी चाहिए, ऑब्वियसली सिर्फ गुड्स होनी चाहिए, गुड्स के अलावा कुछ भी होगा हम नहीं लेंगे। हमारी गुड्स की डेफिनेशन को मीट नहीं करती होगी वो चीज, हम फिर उसे ये नहीं समझेंगे कि ये सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। डिलीवरी ऑफ गुड्स कब ट्रांसफर मानी जाती है, जब किसी भी तरीके से वो डिलीवरी की डेफिनेशन को मीट करता हो, या एक्चुअल डिलीवरी हो, या सिंबॉलिक डिलीवरी हो, या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो। 3 तरह की कोई डिलीवरी होगी तभी डिलीवरी माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी बातें पूरी होनी चाहिए। कोई भी अगर चैप्टर 1 का वो पॉइंट तोड़ता है तो वो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब सेल को बाकी चीजों से कंपेयर करें तो हायर परचेज, याद है हायर परचेज का क्या नेचर था, जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है, मतलब हम किस्तें देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, तब तक हम ओनर नहीं है। जैसे ही हमने आखिरी किस्त पे की तब जाके जो परचेज करने वाला बंदा है वो ओनर बन जाए, ठीक है। पर सेल के केस में तो उसी टाइम इमीडिएटली ओनरशिप मिल जाती है, पर हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट खत्म होने के बाद ओनरशिप मिलेगी। अगर पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे ओनर कौन बन जाता है, बायर। हायर परचेज में बात करें तो बायर सिर्फ एक तरह का बेली है, ओनर नहीं है उन चीजों का। अगर कहें कि कॉन्ट्रैक्ट कोई तोड़ सकता है क्या मैम, सेल में बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड बियॉन्ड टू पे प्राइस, मतलब वो एक बार अगर चीज खरीद करके ले गया, अब खरीदने के बाद, कंज्यूम करने के बाद नहीं कह सकता मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूं,
नहीं, उसे पेमेंट देनी पड़ेगी। पर हायर परचेज में जिसने हायर परचेज की है वो अपनी चीजें उठाएगा, जाके सेलर को वापस कर देगा, मैं नहीं रख रहा, अब कल से किश्त भी नहीं आएगी, तो वो ये काम कर सकता है, बायर ये काम नहीं कर सकता। अब कहें कि अगर बायर पैसे नहीं दे पा रहा तो नुकसान किसका है? यहाँ पे किसका नुकसान हो रहा है? सेलर का। यहाँ पे ओनर कोई रिस्क नहीं रहेगा। ओनर ये नहीं है कि पैसे वेट करता रहेगा कि पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे, यहाँ पे ओनर जाएगा, अपनी चीज उठाएगा, वापस ले आएगा, क्योंकि वो ओनर है ना। यहाँ पे ओनर का मतलब क्या है? सेलर। सेलर जाएगा, बायर को कहेगा नहीं पैसे वापस दे रहा ना, मेरा सामान वापस कर। पर ये काम यहाँ पे सेलर नहीं कर सकता, उसे राइट टू लियन के रूट से जाना पड़ेगा, उसे अपना राइट टू लियन जाके कोर्ट पे प्रूफ करना पड़ेगा, तभी उसे मिलेगा। पर यहाँ पे हायर परचेज में सेलर को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ही इज द ओनर, वो कैसे भी जाके उठा के लेके आ सकता है। ठीक है। अब अगर बात करें टाइटल किसके पास होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे बायर के पास टाइटल होता है, यहाँ पे हायरर के पास टाइटल तब तक नहीं आता जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता। टाइटल का मतलब ओनर कौन है यहाँ पे। ठीक है। अगर रीसेल की बात करें, यहाँ पे बायर ही जी ओनर है, तो बायर आके रीसेल कर सकता है। यहाँ हायरर अभी हायर इंस्टॉलमेंट में हायरर अभी ओनर बना ही नहीं, तो वो आगे किसी को ओनरशिप ट्रांसफर कर भी नहीं पाएगा। ठीक है। आगे बच्चे सेल एंड बेलमेंट। बेलमेंट का अगेन मतलब क्या होता है कि आपका सामान आपने किसी गोडाउन में थोड़े दिन के लिए रख लिया, तो वो गोडाउन वाला उसका ओनर नहीं बन जाता, गोडाउन वाला आपका सामान जब आप लेने जाओगे वापस कर देगा, उसे कहते हैं बेलमेंट। कि वहां पे एक बेली होता है और एक बेलर होता है। ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू बेली। बेलर अपनी सामान जाके बेली के पास रखता है, मतलब बेलर समझ लो कि हम है मिस्टर ए, और बेली समझ लो वो गोडाउन का मालिक। हम गोडाउन में गए, उससे कहा मेरा सामान अपने पास रख लो, दैट इज बेलमेंट। सेल पे हम उसे रखने के लिए ना उसे दे ही देते हैं, आपकी चीज है ले जाओ। ठीक है। वही अगर हम कहें कि क्या सेल के टाइम पे बायर चीजों को वापस कर सकता है, कहते वैसे तो पॉसिबल नहीं माना जाता, इसको सीरियसली मत ले लेना, लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल। बायर चीज को वापस कर सकता है अगर उसे वो जैसे सैंपल मैचिंग नहीं लगी, डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट पढ़े थे ना, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा, सैंपल से मैच नहीं हो रहा, मर्केंटेबिलिटी की कंडीशन में नहीं है, रीसेल की कंडीशन में नहीं है, अगर कोई कंडीशन टूटती है तब वापस कर सकता है। वारंटी पे तो वापस कर नहीं पाएगा, अगर कोई कंडीशन टूटती है तब वो रिटर्न कर सकता है। पर बेलमेंट कितने केस में तो बेलर ने हमारा सामान रखा है अपने पास, उसे तो हर हालत में रिटर्न करना है, कुछ भी हो जाए, हमारा है ना सामान, हमने सिर्फ उसे गोडाउन में रखने को दिए, तो उसको उससे सामान वापस लेने के लिए या वापस करने के लिए हमें उससे ये नहीं साबित नहीं करना पड़ेगा कि कुछ गलत हुआ है, हम अपना सामान जाएंगे उठा के ले आएंगे। अब पैसों की बात करें, सेल बिना पैसों के हो ही नहीं सकती। बेलमेंट हो सकता है कि फ्री में की गई है या फिर फ्री में नहीं की गई है। ग्रेटिट्यूस मतलब फ्री में किसी ने हमारा सामान अपने पास रखा, नॉन ग्रेटिट्यूस मतलब फ्री में नहीं, वो बदले में कुछ पैसे ले रहे। ठीक है। आगे बच्चे सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। वर्क एंड लेबर का कॉन्ट्रैक्ट याद है जिसमें वो कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल दी थी मैंने, जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो आते हैं, वो कहते हैं वर्कर्स मैं अरेंज करके दूंगा सर, वर्कर्स के साथ साथ सारा काम मैं संभालूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं है, तो वो हमें सर्विस दे रहा है, वो हमें गुड्स नहीं बेच रहा, वो हमें सर्विस दे रहा है, इसलिए वो किसी भी हालत में लेबर का काम कभी भी गुड्स नहीं हो सकता। ठीक है। ये ध्यान रखना कि लेबर का काम कभी भी गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना है तो उसका प्रोसेस क्या है बच्चे, हम अगेन वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली बात, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है पहले ऑफर दो, ऑफर के बाद आगे से एक्सेप्टेंस आएगी, बस वही प्रोसेस है। ऑफर दो, ऑफर में लिखो क्या प्राइस है, कितनी क्वांटिटी, आगे से एक्सेप्टेंस आएगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप डिलीवरी करोगे, डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, इमीडिएटली भी हो सकती है, इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, और आप चाहो तो उसे पोस्टपोन भी कर सकते हो। ठीक है। मतलब वो म्यूचुअल कंसेंट से हो, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के डिसाइड किया, अगर कहा है इमीडिएट डिलीवरी होगी इमीडिएट कर दो, अगर कहा गया फ्यूचर में होगी फ्यूचर में कर दो, अगर कहा गया इंस्टॉलमेंट में होगी इंस्टॉलमेंट में कर दो। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट हो कैसे सकता है, कितने तरीके हैं कॉन्ट्रैक्ट होने के, सेल का कॉन्ट्रैक्ट होने के, जहां लिख के कर सकते हो या बोल के कर सकते हो। ठीक है। या आधा लिख के आधा बोल के भी कर सकते हो। ठीक है। कई बार सिर्फ इम्प्लाइड भी चल जाता है कि अगर जस्ट अंडरस्टैंडिंग से हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अभी बच्चे सब्जेक्ट मैटर की बात करें कि और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गुड्स। अब डेफिनेशन तो आपको बताइए,
कितनी भी तरह की हो, चाहे स्पेसिफिक हो। बच्चे आपने जो सामान होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर मान लो वो कह रहा है सर सीमेंट के बैग मैं ले आऊंगा, वो फ्री में थोड़ी लेके आएगा, वो आपसे पैसे लेगा उन बैगों के। वो क्या करते हैं, वो सामान का बिल अलग से बना के देते हैं, वो उसमें लिस्ट बना देते हैं, सर इतने बैग आए थे, इतना आयरन आया था, इतनी बजरी आई थी, इतनी रेता आई थी, ये सारी चीजें मैंने ले आई, इनका इतना बिल हो गया, आप इतने पैसे दे दो। तो ये तो अलग से देना है ना, ये तो वो हमारे बिहाफ पे कर रहा है। ये जिससे वो खरीद के लाएगा, मान लो अंबुजा सीमेंट से खरीद के लाया, तो अंबुजा वालों से हमारी वो सेल परचेज है, इससे थोड़ी है, इस कॉन्ट्रैक्टर से थोड़ी है सेल परचेज। कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है, हमें सर्विस देना, ये भी तो वो हमें सर्विस ही दे रहा है। अब स्विगी वाले या फिर जोमेटो वाले या फिर अमेजोन वगैरह वाले, वो कोई सामान थोड़ी बेच रहे हैं, वो आपको सर्विस दे रहे हैं। कुछ सामान वो डायरेक्ट सेलिंग करते भी हैं, आपने सुना भी होगा, जैसे मिंत्रा के कई ब्रांड्स हैं जो उसके खुद के ब्रांड्स हैं, तो वो अपने नाम का बिल काट के बेचता है। नहीं तो बाकी में उसका काम क्या है, एक जगह से सामान उठाना दूसरी जगह पहुंचा देना, वो सिर्फ सर्विस दे रहा है। तो हमने तो ये सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि गुड्स ही होनी चाहिए, सर्विस नहीं चलेगी, सिर्फ गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही पॉइंट एक्सप्लेन किया गया बच्चे। अब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू पेरिशेबल गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिशेबल गुड्स का मतलब गुड्स हो रही है खराब। ठीक है, अभी बच्चे पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या होता है कि जो खाने पीने की चीज होती है या मेडिसिन वगैरह जो एक्सपायर होने वाली है, मतलब हर चीज जिसकी एक एक्सपायरी डेट है, जिसके बाद वो यूज नहीं हो पाएगा, तो हम कहते हैं कि ये पेरिशेबल नेचर का है। ठीक है, अगर बता ये चीज देखो कि कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज कोई चीज पहले से चूज कर ली, पहले से चूज करके साइड पे रखी हुई है, स्पेसिफिक थी। ठीक है, उस टाइम पे सेलर को अगर इस चीज का ना पता हो कि ये पेरिशेबल नेचर की है या नहीं है, तो वो कहते कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है, पर ये चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सेलर की चीज है, उसे पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि उसे पता था, उसका मतलब फॉल्ट है, ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं, फॉल्ट है या फॉल्ट नहीं। अगर उसका फॉल्ट है, ठीक है, तो सेलर का लॉस होगा, सेलर को बियर करना पड़ेगा। अगर सेलर का फॉल्ट नहीं है, बायर को लॉस होगा, बायर को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादातर ये ध्यान रखना, पेरिशेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर कहीं पे भी गलती हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट पूरे का पूरा वॉइड होता है, क्योंकि आप उसे वैलिड करके करोगे क्या, वो तो एक्सपायर हो गया। क्या एक्सपायरी डेट वाला सामान खरीद के लाओगे, नहीं लेके आओगे, वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हर हालत में होना है, गलती किसी की भी है। तो जहां पे भी पेरिशेबल गुड्स का पॉइंट पढ़ लेना ना, वहां पे उसने कहा है कि ये पेरिशेबल नेचर की गुड्स ये हो गई, अब इसमें क्या करें, हाँ बच्चे डैमेजेस मिलेंगे, बस हम ये कह देंगे सर अवॉइड वॉइड होगी। अब डैमेजेस कौन किसको देगा, वो डिपेंड करेगा गलती किसकी है, हु इज द डिफॉल्टेड पार्टी। तो वो क्वेश्चन में जैसी कंडीशन दी होगी वैसा समझ लेना, कि अगर उन्होंने कहा सेलर की गलती, तो आप नीचे लिखा ना कि सेलर की गलती है, सेलर डैमेजेस देगा। अगर क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है बायर की गलती है, तो आप नीचे लिखा ना कि बायर की गलती है, बायर डैमेजेस देगा। ठीक है, बस पेरिशेबल में इतनी चीज ही ध्यान में रखनी है कि गलती कहीं भी लॉ में नहीं बताई कि इसी की होगी। आप ध्यान रखना, जो सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग दूसरे बंदे की गलती निकलेगी। आगे बच्चे अगर फ्यूचर गुड्स की बात करें, फ्यूचर गुड्स कहीं ना कहीं अगर खराब हो जाती हैं, तो उसे हम हमेशा सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं, कि स्टार्टिंग से नहीं पता था कि हम नहीं बना पाएंगे। जैसे मान लो कि आपने किसी को कहा था कि मुझे एक स्पेशल टाइप का इंजन चाहिए मेरी कार में, वो इंजन आप कंस्ट्रक्ट कर दो। अब रिसर्च टीम लगी तो हुई थी उसकी वो काम करने की, वो इंजन सर्च कर दे, बाद में पता चला वो इंजन नहीं बन पा रहा है, तो वो बाद में इम्पॉसिबल हुआ, तभी उसका वर्ड लिखा जाता है सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, अगर बाद में जाके इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक है, अब बच्चे ये तो सबको याद होगा, सेक्शन नंबर 9, प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो वो प्राइस होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई मैनर बताया गया प्राइस कैलकुलेट करने का, फॉर्मूला बताया है, तरीका बताया है, एक तरह का मेथड बताया है, उसे फॉलो करके प्राइस कैलकुलेट कर लो। तब भी नहीं पता चल रहा, तो आप जो मार्केट में डीलिंग चल रही है वो जैसे भी बेचते हैं, जैसे मान लो जितनी कॉस्ट चाहिए उस पर 5% ऊपर बेच देते हैं, तो आप भी वही डीलिंग कर लो, वही प्राइस रख लो। फिर भी अगर प्राइस नहीं डिसाइड हो रहा, तो रीजनेबल प्राइस रखा जाएगा। रीजनेबल प्राइस हमेशा बच्चे कौन डिसाइड करता है, कोर्ट डिसाइड करता है। कोर्ट डिसाइड करेगा कितना प्राइस होगा। ठीक है, अब एग्रीमेंट अगर मान लो कि आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे किसी भी तरीके से, कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं आया, कोर्ट भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो फिर आता थर्ड पार्टी पिक्चर में।
अब थर्ड पार्टी याद है ना, जैसे एज अ सीए हम भी वैल्यूएशंस करते हैं बहुत सारी चीजों की। तो सेक्शन 10 कहता है कि अगर द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी, पहले से कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा गया कि थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स करेगी, ठीक है, तो उस केस में हम देखेंगे थर्ड पार्टी ने फिक्स किया या नहीं किया। अगर यस है तो वहीं पे कहानी खत्म, नहीं कर पाया तो देखते हैं क्या करना है, ठीक है। द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड, कहते अगर आप चाहो तो एग्रीमेंट मत करो। अगर आप भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, बायर भी नहीं बता पा रहा, सेलर भी नहीं बता पा रहा, कोर्ट ने भी नहीं बताया, थर्ड पार्टी भी नहीं बता पा रही, तो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लो। अगर फिर भी आपका मन है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जारी रखना है तो फिर रीजनेबल प्राइस पे करो। मतलब इफ यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, आपका नहीं मन है रुकने का, तो आप उसे रीजनेबल प्राइस पे खरीद सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि आपको बाद में पता लग गया, आपको शक हुआ है कि किसी को जानबूझ के रोका गया या गलत वैल्यूएशन करने पे मजबूर किया गया, कि आपको पता लग गया वो थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन करने से इसलिए मना किया गया कि या तो बायर या तो सेलर ने उसे रिश्वत दी है, तो जिसने भी रिश्वत दी होगी उस पर केस होगा और वो बंदा डैमेजेस देगा, ठीक है। ये पूरी कहानी पढ़ लो बच्चे, यहां से स्टार्ट हो रही है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स, ठीक है। क्या हुआ, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करेगी, हम थर्ड पार्टी के पास गए, उसने मना कर दी या उसने कर दिया तो कहानी वहीं पे खत्म, नहीं किया तो कहानी आगे चलेगी। फिर हम करेंगे कि अब एग्रीमेंट को या तो छोड़ दें, हमारा भी मन नहीं है छोड़ने का, तो फिर कहते हैं कि ठीक है रीजनेबल प्राइस रखो। रीजनेबल प्राइस जब रखा गया तो किसी को शक हुआ कि ये इसीलिए वैल्यूएशन नहीं हो पाई या गलत वैल्यूएशन दे दी गई है हमें, क्योंकि इस एक पार्टी ने जाके उसके साथ सेटिंग की है। अब वो सेटिंग अगर प्रूफ हो गई तो वो पार्टी को गिल्टी माना जाएगा और वो दूसरी पार्टी को डैमेजेस दे, ठीक है बच्चे।